बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है मणि। पर कई बार ऐसा होता है कि हम नाम से प्रभावित नहीं होते। जैसे किसी का नाम सागर रख दिया, मैंने एक और भी बार कार्यक्रम में ये बात कही थी। नाम का प्रभाव बहुत पड़ता है और नाम से हमें प्रभावित भी होना चाहिए। अब यही कुंडली जो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, 1989 के हैं ये, और तमाम तरीके की समस्या भी जीवन में आए खड़ी है, मुंह बाए खड़ी है। अब आप जरा गौर करिए तो व्यक्ति जो है वो मार्गशीर्ष माह में जन्मा है। अपने जिद्दपन की स्थिति के कारण व्यक्ति जो है वो अपना हर बार नुकसान करता रहा है। कुंडली को समझने की आवश्यकता है और जो चीज मैं कमजोर कहूंगा उसको हटाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि कुंडली बोल दिया आपने, मैंने देख ली। कुंडली समझिए, जो चीज कमजोर हो रही है उसको दूर करने का प्रयास करिए। जन्म कुंडली में दक्षिणायन में जन्म है। अब जिस भी व्यक्ति का जन्म दक्षिणायन में हुआ है उसकी कुंडली में आत्मबल की कमजोरी देखी जा सकती है जीवन में, या व्यक्ति का बल कमजोर हो। शुभ ग्रह गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा, इनके बल की कमजोरी देखी जाएगी। या फिर साथ ही साथ ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के जीवन में समस्याएं कई बार बहुत ज्यादा आती हैं उत्तरायण वालों की अपेक्षा। क्लियर है? हेमंत ऋतु में जन्मे होने के कारण और शनिवार के जन्मे होने के कारण यहां पे व्यक्ति जो है वो प्रेमी किस्म का है और कामुक ज्यादा है। इस वजह से कई बार उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी देखने को मिल जाती है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होती है। जन्म कुंडली में सबसे बड़ी समस्या का जड़, आप कुंडली में अपने चंद्रमा को देखिए। आपकी कुंडली में चंद्रमा कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि क्या है? मैं जितने भी लोग देख रहे हैं कार्यक्रम, उनको एक बात कहूं, अगर आप जीवन में तमाम तरीके की, चाहे वो जीवन में समस्या किसी भी प्रकार की बनती हो, अगर कृष्ण पक्ष के करीब के अमावस्या के चंद्रमा हो तो समझ लीजिए कि समस्या बड़ी है और आपको मेहनत और मशक्कत पे आश्रित भी होना होगा, मेहनत ज्यादा करनी होगी तब जाकर के, और व्यक्ति को पराक्रम का बल देना होगा, परिचय देना होगा, तब जाकर के व्यक्ति का जीवन जो है वो सही दिशा में चल पड़ता है। अन्यथा तो यह समस्या कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। एक तो आपका जन्म दक्षिणायन ये खराब, अच्छा नहीं है। आत्मबल को कमजोर करे, बुद्धि को कमजोर करे, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करे, बल का प्रभाव कमजोर रहे, प्रभाव कमजोर रहे, हर बार अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़े, लड़ाई करना पड़े, खर्च करके अपने प्रभाव को सिद्ध करना पड़ता है। आपका काम ऐसे कभी भी नहीं होता, वो खाली ऐसे ही चलता रहता है। ऐसी स्थिति बनती है। चित्रा नक्षत्र में जन्मे हैं। अब ये अलग तरीके का रोग पैदा करता है, व्यक्ति को मनोरोगी बना देता है। मन का रोग होता है, व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है बहुत छोटी आयु में। इन्होंने आगे सवाल भी लिखा है। तो कई बार व्यक्ति जो है वो, आप जैसे ये कलम उठाया, दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं पर वो एक्चुअल में सही तरीके से फील्ड पे काम नहीं करती हैं। कागज पे ही वो सारी बनी की बनी रहती है और वो बहुत अच्छे तरीके से निर्णय नहीं लेने देती, व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमजोर कर देती। साथ ही साथ अगर इस चीज को भी आप देखते हैं तो सौभाग्य योग में इनका जन्म हुआ है। सौभाग्य योग में व्यक्ति भाग्यशाली तो है, लेकिन है क्या कि बल की कमी है, साहसी भी है, लेकिन है कि उसको इंप्लीमेंट करने का जब टर्म आता है तो कमजोरी दिख जाती है। आप बिस्तर पे पड़े पड़े कई बार बहुत सारी चीजें सोच बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए ही होता है कि व्यक्ति के जीवन में, यहां पे एक बात और भी है कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण, इस चीज को थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, जो भी लोग मेरे कार्यक्रम को देख रहे हैं। पर सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि ये किसी दूसरे की कुंडली समझ करके अपनी इस कार्यक्रम को मत देखिए। पंडित जी पता नहीं क्या लेकर के बैठ जाते हैं। आजकल पराशर जो है वो कुंडली के सूत्र नहीं बताते, पहले तो बड़े सूत्र बताते थे। पर आप जाकर के अगर सूत्र देखना हो तो आप जो है वो मेरे कार्यक्रम के प्लेलिस्ट में जो महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम है, आप वहां पे जाकर के देखिए, वो सूत्र मैंने वहां बना करके रखे हैं। और अभी जो ये चल रहा है, ये सिर्फ आप लोगों को मैं ये सोच रहा हूं कि कुंडली देखा कैसे जाता है, इसकी एक पाठशाला तैयार करो। क्योंकि कई बार लोग पूछते हैं कि पंडित जी आप कोई ऑनलाइन क्लास चलाते हैं या फिर कोई ऑनलाइन चीजें चलाते हैं जिसकी वजह से हम लोग ज्योतिष को समझ सकें। तो आप ये समझिए, इससे आपको बल मिलेगा। साथ ही साथ मैंने क्या बात कही कि शूद्र वर्ण और राक्षस गण के होने के कारण, अब जब भी आप किसी की कुंडली देखेंगे तो पंचांग तो देखेंगे। अरे बात बताऊं, एक बड़ी अद्भुत बात बताता हूं। हम लोग सिर्फ जो है वो सिर्फ कुंडली पे ही फोकस करते हैं और वस्तुतः हमें मलाई जो होती है वो पंचांग में होती है। जो कुंडली को बल मिलता है ना, वो पंचांग से मिलता है। ये तो ग्रह बाद में आते हैं, ये तो बाद की बात है। पहले तो आप के कर्म आपके पंचांग को सिद्ध करते हैं, पंचांग आपके कर्मों को सिद्ध कर देता है। वो चुपचाप खेल खेल चुका होता है और आप जो है वो खाली कुंडली देख रहे होते हैं। ना 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 ना, पहले पंचांग,
जन्म कैसा है, वार कैसा है, तिथि कैसी है, नक्षत्र कैसा है, चरण कौन सा है। अब आप इन्हीं की कुंडली में देखिए, ये श्रवण नक्षत्र के पहले चरण में जन्मे हैं। श्रवण नक्षत्र के पहले चरण के जो अधिपति होते हैं वो मंगल हो जाते हैं। इनका सवाल भी पढ़ के सुनाऊंगा। ये आज 1989 का जातक कितना परेशान है, सोच के जाइएगा और समझ के जाइएगा। व्यक्ति जो है वो कई प्रकार की समस्याओं से घिरा पड़ा है। एक बात और बताता हूं, बताऊं, आप सोच के देखो, कुंडली देखते हैं तो कितनी सारी समस्या आपके निजी जीवन की जो है वो मैं खींच लेता हूं। जैसे व्यक्ति जो है वो अपने मित्रों को ये भी देख रहा है कि सारे मित्र अलग हो गए और सारे मित्र जो है वो बड़ी प्रगति पे है, सब घर गाड़ियां और व्यवसाय करने के बारे में सोच रहे हैं, पर मैं जो है वो वहीं का वहीं अटका हुआ हूं। पर इस चीज को आप मुझे देख करके समझिए कि मैं भी इस चीज से पीड़ित हो सकता था कि मैं तो वीडियो विश्लेषण बड़ा बढ़िया करता हूं और मैं वो जानता हूं क्योंकि मेरे कार्यक्रम को खुद मेरे गुरुजी भी देखते हैं। तो अगर वो अच्छा कह रहे हैं इसका मतलब है कि काहे दुनिया भाड़ में जाए, मैं अच्छा हूं। दूसरी बात, गुरु बलवान, गुरुजी अगर बलवान तो मैं तो ऐसे ही बलवान हूं, उनका आशीर्वाद है तो दुनिया जाए भाड़ में, मैं तो हूं ही। तो वो बात है कि आप जहां अपनी ही समस्या को, अब इस चीज को समझिए कि मेरे एक कार्यक्रम के व्यूज कितने होते हैं, 2000 3000, बहुत ज्यादा हुआ तो एक दिन में, पर मैं तो उससे प्रभावित नहीं होता। लेकिन ये चीज कि जब तक आप इस चीज से अपना सामंजस्य नहीं बनाते तब तक आपको ये समस्या आपके दिमाग में को घर करती रहती है। मेरा मित्र वहां, मेरे एक मित्र वहां, मेरे एक मित्र वहां। ये दूसरों से जैसे ही आप तुलना करने लगते हैं तो आप सबसे पहले तो अपने आप को कमजोर समझते हैं और ये कमजोरी ही आपको मार डालती है और डिप्रेस करती है। सबसे पहले तो तुलना करना बंद करना चाहिए। आप अलग हैं, आप किसी दूसरे के जैसे कैसे हो सकते हैं? आपकी पहचान अलग है, आपका प्रभाव अलग है, आपका क्षेत्र अलग है, सब कुछ अलग है। आप एक जैसे परमात्मा की सबसे बड़ी अच्छी बात, इंसान कॉपी कर सकता है, परमात्मा कभी भी कॉपी नहीं करता। वो एक चीज को एक ही जैसा बनाता है। जुड़वा बच्चे भी होंगे तो उसमें भी देखिए कितने सारे अंतर दिख जाते हैं। चेहरा क्या फर्क पड़ता है, वो तो भौतिकी धरातल पे चीजें दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा के दरवाजे से कभी भी एक जैसी दो चीजें नहीं निकली, जरूर कोई ना कोई भेद है। तो आप तुलना कैसे कर सकते हो अपने मित्रों से? क्यों? इस आधार पर सिर्फ कि वो मेरे साथ खेले थे या हम लोग क्रिकेट खेलते थे? नहीं, ये उसका पैमाना नहीं हो सकता। आपके मित्र अलग हैं, हो सकता है कि उनके कर्म और उनके प्रारब्ध जो थे वो दोनों मैच कर गए हैं, इस वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। और कौन ठिकाना कि आपका कर्म आपके प्रारब्ध से नहीं जुड़ा है, आपके भाग्य का, आपके कर्म का बल नहीं मिल रहा है, आपका कर्म अलग दिशा में है और भाग्य अलग दिशा में है। याद रखिएगा, पूज्यपाद शंकराचार्य जी कहते हैं शंकराचार्य की बातों में कि जो भाग्य होता है उसके पास अपना बल नहीं होता है, उसको आपके कर्म का बल ही पोषित करता है। तो हम जो ये बात सोचते हैं भाग्यवादी और कर्मवादी, इसी जातक को देखिए तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो भाग्य भाव पे है। मतलब क्या है, व्यक्ति धर्म को भी मानेगा और भाग्य को भी बल देने वाला है। ये व्यक्ति भाग्यशाली कहा जाएगा क्योंकि मित्र की दृष्टि से देख रहे हैं। लेकिन भाग्य का बल तो तब मिले ना जब स्वयं लग्नेश अच्छे हो। तो लग्नेश तो जाए हैं 12 में, और आपकी सबसे बड़ी समस्या कि व्यक्तित्व रूठा है। व्यक्तित्व रूठा है, रूठना नहीं चाहिए। आप खुद को पहले मजबूत बनाइए, कार्मिक बनिए, एक्टिव होइए। बिस्तर पे पड़े पड़े सोचने की आदत लग चुकी है और दरअसल आपको वो दीमक की तरह खा चुका है। मैं सच्ची बात बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा मैं, यही बात हुई है। आपने अपने युवावस्था को खो दिया है और दरअसल अपने अल्हड़पन की स्थिति को व्यक्ति हमेशा हर चीज के लिए पिता पे माता पे आश्रित रहा है क्योंकि वो चीज उसको मिल जाती है। पिता भाव में चंद्रमंगल योग बना है, यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो पिता भाव तो ऐसे ही मजबूत है। और चंद्रमा और मंगल का प्रभाव यहाँ चतुर्थ भाव को बहुत मजबूती से दे रहा है। क्यों? क्योंकि मकर लग्न की कुंडली के लिए माता का सुख है, ये हुआ। इस भाव का अधिपति इससे केंद्र में जाकर के मंगल जैसे ग्रह के साथ लाभेश, यानी कि सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा लाभ भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठ करके लक्ष्मी योग पैदा कर रहे हैं और चतुर्थ स्थान को लक्ष्मी योग बना में उसका प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन ये फल भी नहीं मिलेगा व्यक्ति को, फिर भी इसको इकट्ठा करने में, चल अचल संपत्ति इकट्ठा करने में दिक्कत होगी। वो क्यों? लग्नेश 12 में और व्यक्ति का व्यय पंचम के अधिपति 12 में बैठे हैं। यश, कीर्ति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, गौरव, कुल, इन सब चीजों में व्यक्ति का हास देखा जाता है और इन सब चीजों की कमजोरी होती है।
इन सब चीजों में नुकसान होता है, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 12 में और लग्नेश पंचमेश के साथ, लग्न के अधिपति शनि और धन सुख भाव, पंचम भाव के अधिपति, शिक्षा भाव के अधिपति जन्म कुंडली में एक साथ 12 में। तो व्यक्ति को जो मेहनत करने के बाद परिणाम मिलना चाहिए था, कुंडली की समस्या को समझिए और उसको इनकाउंटर करिए, तो वो नहीं मिला। क्यों? उसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये स्थिति बनी है। अब इसको अपने फेवर में लाने के लिए आपको सबसे पहले तो लग्नेश को बल देना होगा। अपनी कुंडली के लग्नेश शनि को बल दीजिए, उनकी आराधना करिए, बजरंग बली का दर्शन, सूर्य को अर्घ, हनुमान चालीसा का पाठ और प्रत्येक दिन सरसों तेल का दीपक बजरंग बली के सामने। ये पहली बात, क्योंकि आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा समस्या यहां हो रही है। लग्नेश जो है वो जन्म कुंडली में 12 में बैठे हैं और पंचांग में चंद्रमा ठीक नहीं बैठे हैं। गौर करिए, आपका जन्म दक्षिणायन में, तो सारे पापग्रह जो है वो बलवान हो गए। तो पापग्रह का बलवान होना इसका मतलब है कि साहस ज्यादा लगाना पड़े, बल ज्यादा लगाना पड़े। अब व्यक्ति जो है वो झगड़ालू भी है, क्योंकि गुरु जो है वो शत्रु की राशि में बैठे हैं। आपके जीवन में जितना ज्यादा शत्रु पालेंगे आप, उतना मतलब आपके जीवन में शत्रु भी बहुत। अब आप स्वयं के ही शत्रु कई बार बन जाते हैं, स्वयं के ही शत्रु, क्योंकि कार्मिक होंगे तब अपने लिए मित्र होंगे, लेकिन अकर्मण्य हो जाएंगे तो अपने शत्रु बन बैठे आप। और ये समस्या आपकी कुंडली में मैं ज्यादा देख रहा हूं, अकर्मण्यता का भाव। क्यों? क्योंकि लग्नेश 12 में है और दरअसल उस पे गुरु की दृष्टि है, तो थोड़ा बल तो उसके पास है, क्योंकि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का अधिपति कम से कम देख रहा है। लेकिन गौर करिए, वो शत्रु भाव में बैठ करके, और मैंने क्या बात बताई है, ज्योतिष में 6ठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति व्यक्ति जो है वो ऐसी स्थिति में वो जहां भी देखे तो गुरु की यहां दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति जो है वो पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में उतर सकता है, व्यक्ति खुद का व्यवसाय कर सकता है। पर वो आरंभ में उसमें भी मशक्कत होगी, क्योंकि चंद्रमा तुला के हैं, नीच की राशि की तरफ बढ़ रहे हैं। व्यक्ति को पिता से, और व्यक्ति का काम कभी भी पैसे। अब एक बात और भी है, जो काम व्यक्ति का 100 रुपए में होने वाला होता है जीवन में, कई बार वो उसको 1000 रुपए में देकर के करवाता है। ये इसकी अकर्मण्यता की स्थिति है। इस चीज को सबसे पहले दूर करिए, जो मौका मिले उसको तुरंत ही ग्रैब कर लीजिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप सही टाइम पे सही चीज सोच और समझ नहीं पाते हैं। गणेश जी के मंत्रों का जप करिए। आपकी कुंडली में सूर्य और बुध एकादशवें भाव में बैठ करके पंचम भाव पे 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं, जहां के अधिपति आपके यश और कीर्ति को, दरअसल आपके मोटिव को कमजोर कर रहे हैं। और वस्तुतः आपकी कुंडली में आपको किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होना पड़ता है, क्योंकि राहु लग्न में बैठा है। इस वजह से व्यक्ति लतिका बन जाता है। ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देख के समझ में आ रही होंगी चीजें। ये कथा है ज्योतिष में, इसको ऐसे समझना होता है। कुंडली को ऐसे धीरे धीरे समझ लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अपने अंदर से निकालने का मौका मिल जाता है, ढूंढना पड़ता है। आप दरअसल अब ये कुंडली यहाँ पे क्या कह रही है, ये कहना चाहती है कि जब तक किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होगा, आप 1989 के ठहरे जी और अभी तक पिता से पैसे मांगते हैं, ये शर्म की बात भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य एकादशवें भाव में बैठ करके वो आप, ये इस कुंडली की बात है, ये राहु का लग्न में बैठना, लग्नेश का 12 में जाना, मंगल का 10वें स्थान में बैठना, चतुर्थ भाव में मंगल और चंद्रमा का देखना, इन सब का प्रभाव नक्षत्रों के आधार पे मैंने ये तैयार किया कि व्यक्ति जो है वो अपने पिता और माता के ऊपर आश्रित है और खुद बिस्तर पे बैठा है। वो करना नहीं चाह रहा है, चाहने के बाद भी, क्योंकि मेंटल लेवल पे यहाँ पे काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि उसके पास प्लानिंग नहीं है, पर वो दरअसल शुरू करना भी चाहता है, लेकिन हो नहीं रहा। अब ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपकी कुंडली का लग्नेश 12 में है और पंचम भाव के अधिपति 12 में है। इन दोनों को, रूठे हुए ग्रहों को मनाने की आवश्यकता है। तो शुक्र को तो मना, शनि को तो मना लिए। अब दूसरे नंबर पे तो आपकी कुंडली में मेहनत करने के बाद परिणाम जो प्राप्त होता है वो पंचम भाव से होता है। गौर करिए, मकर लग्न की कुंडली के लिए अष्टम भाव के अधिपति लाभ में बैठे हैं और लाभ में बैठ करके पंचम को देख रहे हैं। अष्टमेश जहां देखे, चाहे कोई भी ग्रह हो, वो प्रभावित जरूर करता है, तो व्यक्ति को गोता लगवा देता है। जब डीप थॉट में जाना होता है, व्यक्ति उस समय नहीं जाता है, और जब व्यक्ति को सोचना नहीं होता है, वहां पे वो सोचता रहता है। जिस चीज पे दिमाग लगाना होता है वहां दिमाग नहीं लगा। ये अंदर की बात है जो सिर्फ आप जान सकते हो, दूसरा नहीं जानेगा। जहां सोचना है वहां नहीं सोचेंगे, जहां सोचना चाहिए वहां सोचते नहीं है, जहां नहीं सोचना वही उल्टी बात। ट्रांसफॉर्मेशन कर लीजिए, उसको बदल दीजिए। बुद्धिमान अपने आप को बहुत ज्यादा समझ लेना, क्योंकि मार्गशीर्ष माह में जन्मे हैं,
कार्तिक का प्रभाव है, व्यक्ति बलवान होता है, वो जिद्द के बल पे सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, खर्च करके अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है। ये अंदर की बात है जो आपको टटोल के खींच के बोल रहा हूं, पक्की बात होगी यही बात। जहां पे भी आप अपना प्रभाव कमजोर देखना चाहते हैं या देखते हैं, वहीं पे आप खर्च देकर के, पैसा देकर के काम निकाल देना और अपना प्रभाव बढ़ा देना। अब ये आप देख लो, ये अगर चीज है तो इसको कम करिए। इस वजह से चूंकि आपकी कुंडली में गुरु जो है वो व्यय भाव के अधिपति होकर के व्यय को देख रहे हैं। दरअसल वहां पे संतुलन भी है, व्यक्ति सोचता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कम सोचता है, जितना सोचना चाहिए उतना नहीं सोचता। मैं जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा हूं ना, ठीक बोल रहा हूं। अब मैं इस पे बहुत ज्यादा काम कर लिया है मैंने, बहुत ज्यादा इधर शिकायतें आने लगी थी कि पंडित जी आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, मैंने इसको कम कर लिया। अब तो भले कई बार, एक तो इंजीनियर साहब हैं, वो रिटायर्ड इंजीनियर हैं, बड़े हैं, बड़े वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं और पितृतुल्य हैं मेरे लिए। उनकी कुंडली भी आई थी एक बार, उन्होंने अपने पुत्र की कुंडली शायद भेजी थी मुझे, तो उन्होंने व्हाट्सएप करके मुझे कहा था कि आप थोड़े और अपने स्पीड को कम करिए। मैंने कहा बिल्कुल कर लेता हूँ, इस पे काम कर लेता हूँ। तो मुझे लगा कि ये काम करना जरूरी है, क्योंकि जब लोग समझेंगे नहीं तो फिर बनाने का मतलब क्या है। तो ये चीज है, समझ में आ रही होगी बात। अब जरा समझिएगा, तो जन्म कुंडली में भाग्य भाव पे चर्चा करते हैं। भाग्य का अधिपति बुध जन्म कुंडली में कहां बैठा? लाभ में। किसके साथ? अष्टम के अधिपति के साथ। तो किसी अच्छे भाव के अधिपति का संबंध, अगर भाग्य भाव के अधिपति का संबंध अष्टम भाव, छठे भाव और 12वें भाव के अधिपति के साथ हो गया, तो दोनों एक साथ बैठेंगे तो अपना फल तो देते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो आपके भाग्य का संपूर्ण सुख नहीं मिल रहा। व्यक्ति भाग्यशाली जरूर है, क्योंकि शनि की मित्र दृष्टि यहां पड़ रही है, लेकिन भाग्य का सुख कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाग्येश की युति, अब दरअसल सूर्य और बुध एक साथ बैठते हैं तो वो भाव बलवान हो जाता है, लेकिन हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि वो दोनों हैं किस भाव के अधिपति। क्योंकि अगर अष्टम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लाभ में बैठे, तो एक सूत्र यहां पे ये भी काम करता है कि अष्टम भाव के अधिपति अगर पापग्रह बनते हो या एकादशवें भाव में अगर पापग्रह बैठे हो तो बात अच्छी बन जाती है। तो यहां पे पापग्रह की राशि बनी मंगल की, और पापग्रह सूर्य बैठ गए। अब बुध के साथ सूर्य बैठ गए तो पापग्रह की राशि और पापग्रह बैठ गए, तो वो बुध भी पापक हो गए। तो एकादशवें भाव पे पापग्रह का प्रभाव ज्यादा हो गया। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इनके सवाल को देखिए, नौकरी नहीं है, बेरोजगार हूं। अब जरा समझिएगा, सबसे पहले चंद्रमा ने परेशान किया, नौकरी नहीं है, बेरोजगार हूं। आपकी कुंडली में रोजगार भाव का अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र लग्नेश के साथ 12वें जा रहे हैं। ये ठीक नहीं होता। बाहर निकलिए, जगह को जितनी जल्दी हो, बिस्तर को छोड़ना ही होगा, क्योंकि बिस्तर पे बैठे बैठे आप नहीं कर सकते, आपकी कुंडली में अकर्मण्यता का दोष लगा है। बाहर निकलिए और काम करिए, क्योंकि आप जैसे ही अपने जन्म स्थान से दूर जाएंगे, पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़िए, बाहर चले जाइए, विदेश जाने का प्रभाव विकसित करिए, क्योंकि लग्नेश भी 12वें और दशमेश भी 12वें, और गुरु का प्रभाव है, बल है। आप निस्संदेह विदेश जाने का प्रयास करिए। हर समस्या का एक निदान, बाहर। धन संचित नहीं हो पाता, अभी तो कमा ही नहीं रहे तो संचित कहां से हो रही? और मैं तो वो चर्चा कर चुका हूं, क्योंकि व्यक्ति अपने हर चीज को प्रभाव में रखने के लिए धन खर्च करना मुनासिब समझता है, जो कि उसके पास है नहीं। धन है नहीं, क्योंकि धन भाव के अधिपति तो पहले ही बाहर है, और धन भाव पे गुरु की जो दृष्टि भी पड़ रही है, गुरु की 9वीं दृष्टि, वो ठीक नहीं पड़ रही है। 5वीं दृष्टि भी अच्छी नहीं, 7वीं अपनी राशि को तो वो व्यय को संतुलित करेगा, करना चाहता है। वही बात मैंने कही थी कि करना चाहता है, पर वो सफल नहीं हो पाता, क्योंकि गुरु के धन भाव के जो कारक होते हैं वो पहले ही रोग भाव में शत्रु के घर में बैठे हैं। ये समस्या बन पड़ी है। उसके बाद आपने सवाल पूछा है विवाह कब तक होगा। 1989 के हैं, विवाह की स्थिति तो बन ही रही है। 2021 के 10वें महीने के बाद आपकी कुंडली में विवाह का योग बन रहा है। मंगल की उच्च दृष्टि जन्म कुंडली में लग्न पे, यह साहसिक और गलत निर्णय दोनों हो जाता है। जल्दबाजी, निर्णय, अनिर्णय की स्थिति ये पैदा करता रहता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं। तो व्यक्ति को कई बार अगर बाहर चले जाए तो कुछ दिन के लिए बाहर चला जाए, उसके बाद खुद आकर के काम अपना शुरू कर दे। हो सकता है कि आरंभ में थोड़ी मशक्कत हो, क्योंकि सूर्य नीच के हैं, हालांकि लेकिन उसका सुख मिल जाएगा, क्योंकि मंगल स्वग्रही है। देर से हो सकता है, क्योंकि लग्न के अधिपति जो शनि हैं वो जन्म कुंडली में उच्च के राहु के साथ बैठे हैं। यश देंगे, लेकिन देर से, क्योंकि नवांश कुंडली में स्वग्रही मंगल व्यक्ति को मांगलिक भी बना रहे हैं। यहाँ पे भी मंगल जो है वो चंद्रमा के साथ बैठा है, यहां से भी व्यक्ति मांगलिक, चंद्र कुंडली से मांगलिक होने का योग बनता है। मंगल विशाखा नक्षत्र में
गुरु का नक्षत्र और वो गुरु शत्रु की राशि में बैठ करके मंगल को देख रहे हैं, और गुरु जो है वो आर्द्रा नक्षत्र में राहु का नक्षत्र, और वो राहु जन्म कुंडली में लग्न में बैठ करके व्यक्ति को दूसरों के ऊपर डिपेंडेबल बना रहा है। ये बात बन रही है। सवाल तो इनके बहुत सारे हैं। मैं करोड़पति बन पाऊंगा या अरबपति लिखा है आपने, 1989 तक तो अवस्था बिस्तर पे पड़े पड़े खत्म। लेकिन मैं समझता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में अगर धन संचित होने का प्रभाव बड़ा कम है, और आपकी कुंडली में धन भाव पे भी बहुत अच्छी, मैं ये बात नहीं कर सकता। हाँ, इतनी बार जरूर कहता हूं कि दशम स्थान में मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, व्यक्ति अगर अकर्मण्यता त्यागे तो वो सब कुछ पा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पराक्रम भाव के अधिपति उस भाव से त्रिकोण केंद्र में बैठे हैं, और उस भाव का कारक जो है वो मंगल जन्म कुंडली में सुख भाव को, अपनी राशि को देख रहा है। इस वजह से व्यक्ति अपने पराक्रम के बल पे अपना सब कुछ इकट्ठा कर सकता है, जो भी आप चाहते हैं। ये बल आपके पास है। क्यों? क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति भी जन्म कुंडली में सुख को देख रहे हैं। व्यक्ति इकट्ठा करेगा, भले थोड़ी मशक्कत हो, क्योंकि मंगल जो है वो विशाखा नक्षत्र में, जिसका अधिपति आपके जीवन में प्रतियोगिता कर रहा है, जीवन में समस्याएं डाल रहा है। बात समझ में आ रही होगी। अब एक बात जरा और भी समझिए, आपकी कुंडली में अभी तक गुरु की दशा थी, अब चलेगी शनि की दशा, जो 2025 से आने वाली है, जो आपकी कुंडली में बाहर जाने का संकेत भी पैदा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि राहु की दशा चल रही है, राहु लग्न में बैठे हैं, और चलित कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, वैसी स्थिति में आपकी कुंडली जो बन रही है, वो चलित कुंडली में शुक्र और शनि, कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में बदल नहीं रहे। चंद्रमा जन्म कुंडली में यहां आ रहे हैं, गुरु यहीं के ही, केतु राहु यहीं पे, शुक्र शनि यहीं पे, सूर्य आ जा रहे हैं जन्म कुंडली में यहां, और ये चंद्रमा आ जा रहे हैं यहां पे। मतलब भाव बदल रहा है, भाव बदल जा, व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, और नियंत्रित होकर के व्यक्ति जो होता है वो धर्म करता है। और सबसे ज्यादा बड़ी बात कि वो फंसता रहता है, उलझता रहता है, लोगों से प्रभावित हो जाता है जल्दी ही। ये इसकी सबसे बड़ी समस्या है। तुरंत ही अपना प्रभाव खो दे और दूसरे का प्रभाव ओढ़ ले। जो एक होता है ना हैंगओवर जो बोलते हैं जिसको, वो दूसरे का प्रभाव अपने ऊपर, अपना प्रभाव खत्म। ऐसा है, इस चीज को दूर करना होगा। ये दूर कैसे हो? गणेश जी के मंत्रों का जप और सूर्य की आराधना, रविवार को नमक छोड़ दीजिए, और अगर हो सके तो अपने घर के आसपास अशोक के वृक्षों का जो है वो बल बढ़ाइए, अशोक के वृक्षों का लगाइए, अशोक का वृक्ष लगाइए, अशोक का पेड़ होता है ना, वो लगाइए। आपकी कुंडली में अपना मकान वाहन सुख होगा कि नहीं? बहुत मानसिक परेशानी में हूं, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं, अब कुछ करने का मन भी नहीं करता है, तो बिलियनियर कैसे बनेंगे? उठना तो होगा ना, उठो, जागो और श्रम करो, जब तक मृत्यु को प्राप्त न हो जाओ। और कुछ ऐसे करके जाने की आवश्यकता है जो मृत्यु के बाद भी आपको लोग याद करें, अच्छाई के तौर पे। वस्तुतः याद करने का क्या मतलब है? अच्छाई के तौर पे आपको याद करें, क्योंकि आपकी कुंडली में पराक्रम भाव के जो अधिपति बनते हैं वो जन्म कुंडली में गुरु मंगल से दृष्ट तो नहीं है, लेकिन वो मंगल पे जरूर है। पराक्रम भाव के अधिपति गुरु स्वयं बनते हैं, इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते। इस कुंडली में सूर्य और चंद्रमा खराब होते हैं, बुध और शुक्र अच्छे होते हैं, उनकी दशाएं अच्छी जा सकती हैं, शनि की दशा भी अच्छी जा सकती है, पर उसको मनाना होगा तब जब आप उसकी आराधना करने लगेंगे। शनि की दशा में आप उसका रत्न भी धारण कर सकते हैं, पर पहले नीली धारण करना चाहिए, या फिर लाजवर्त भी पहन सकते हैं। ये बात बनती है। आपकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूं, अगला सवाल अगर पूछा है, क्या ये जीवन सफल हो पाएगा मेरा? असफल कौन करना चाहता है श्रीमान? कोई तो नहीं करना चाहता, पर निसंदेह कर्म तो करना होगा ना। मैं आपकी कुंडली में जो सबसे कमजोर स्थिति देख रहा हूं, ये राहु और ये केतु। और जरा दशम स्थान को देखिए, दशम स्थान में एक ग्रह नीच का ही बैठा है, जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति करवा सकता है। यहाँ पे वो मित्र की राशि में मित्र के साथ बहुत निकटस्थ बैठे हैं। दशम भाव के अधिपति शुक्र जो होते हैं वो जन्म कुंडली में पीछे उसके सूर्य और बुध भाव बलवान, और आगे राहु उसका मित्र ही बैठा है, खराब नहीं है। तो आप करने लगेंगे तो सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कुंडली में उसका योग मैं देख रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी कुंडली में जो मैं बाकी के वर्ग चार्ट में मंगल और शुक्र दोनों को अच्छा देख रहा हूं, सूर्य भी अच्छे बैठ रहे हैं। इस वजह से मैं अब सरकारी नौकरी के पीछे भागने का तो मना करूंगा, लेकिन हाँ, आप अभी विदेश जाकर के धन कमाने का प्रयास करिए। किसी भी तरीके से कोई छोटी सी ट्रेनिंग लेकर के तुरंत यहां से निकलने का प्रयास करिए। यहां रहेंगे बिस्तर पे, जब तक, बिस्तर का कहने का मतलब मेरा यहां है कि व्यक्ति को अपने जन्मस्थान से दूर जाना चाहिए। जन्मस्थान से दूर जाएंगे तभी आपका काम बनेगा, यहां रहने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के अधिपति मंगल चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं, तो आपकी माया जो है वो घर में बनी हुई है। इस माया के बंधन को तोड़ करके ही आपको कर्म पथ पे आगे बढ़ना होगा, क्योंकि लग्नेश बाहर बैठे
और दशम भाव का अधिपति भी बाहर बैठा है। यश कहाँ छुपा है? विदेश भाव में। आपके व्यय को आप संतुलित करिए। अपने हर एक प्रभाव को विकसित करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम धन ही खर्च करें, बुद्धि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बुद्धि के बल से भी लोगों को अपने पास बुलाया जा सकता है। इसके लिए आप देख लीजिए चाणक्य, पृथ्वीराज चौहान और चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोगों को देखिए, इनके पास बुद्धि का बल था। जो जीरो से शुरू किए थे अपने आप को और जाकर के आगे मजबूत हुए थे। ये बल बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके पास भाग्य का बल है, पितरों का बल है, पूर्वजों का बल है, उनका आशीर्वाद है आपके पास, उसकी कोई कमी नहीं है। पिताजी आपके साथ है, आपकी माता आपके साथ है, तो कमजोरी कहाँ है? बस यही तो मैं आपको बल दे रहा हूं, यही कर रहा हूं। आपने पूछा है सफल होने का योग। देखिए मैं एक बात बताता हूं, जब तक आप काम नहीं करेंगे, मैं आपको ये नहीं कह सकता कि बिस्तर पे बैठे बैठे आपको सब कुछ मिलने वाला है। या तो फिर अपने आप को भक्ति पथ पे लेके आइए, तब तो आपको भक्ति पथ पे आना पड़ेगा और उस तरीके की भक्ति करनी होगी कि जहां आपको कुछ भी कर्म करने की आवश्यकता ना पड़े, वृंदावन के संतों की तरह, जहां पे आपको कुछ भी ना करना पड़े, फिर भी जीवन बहुत आराम से चलता है। पर वो स्थिति आपकी कुंडली में है नहीं। यानी कि व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान में जब मंगल बैठे हो तो दिग्बली है ये। और मंगल की समस्या है, आपको अपने गुरु को जगाना होगा, आपके अपने अपने जो है वो कुल देवी की पूजा करनी होगी, कुल देवता की आराधना करनी होगी, उन लोगों का बल प्राप्त करिए। क्योंकि केतु के ऊपर जरा गौर करिए, इस भाव के अधिपति के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। शुक्र चंद्रमा के ऊपर कोई शुभ ग्रह नहीं, मंगल देख रहे हैं, गुरु देख रहे हैं, तो वो इस कुंडली में 12वें के अधिपति होते हैं और तृतीय भाव के त्रिक भाव के अधिपति की दृष्टि जहां कहीं पड़ेगी कमजोरी होगी। इस भाव से तीसरे भाव में शुक्र और शनि बैठे हैं, एक शुभ ग्रह और एक पाप ग्रह, और शुक्र और शनि दोनों मित्र होते हैं। 12वां और विदेश भाव आपका संतुलित है, क्योंकि D10 चार्ट में भी 12 में बुध बैठे हैं, जो जन्म कुंडली के छठे भाव के अधिपति होते हैं। व्यक्ति शत्रुवत हो जाता है कई बार अपने लिए ही। पहले तो वह स्वयं के लिए शत्रु होता है, फिर वो दूसरे का नुकसान करेगा। नुकसान तो पहले आपने खुद का किया है। और व्यक्ति के जीवन में काम की आसक्ति बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि लग्नेश के साथ जब शुक्र का प्रभाव बढ़ेगा तो व्यक्ति का नेचर जो है वो कई बार जो है वो कामुक ज्यादा हो जाता है। क्योंकि शुक्र हो गए, वो अब व्यक्ति को विलासी बनाएंगे, व्यक्ति को आराम तलवी बना देंगे। और गुरु पहले ही शत्रु के घर में बालकपन की अवस्था में है। गुरु एक गंभीर ग्रह अगर किसी बच्चे के घर में बिठा दिया जाए तो वो असंतुलित हो जाएगा। वही ग्रह अगर अच्छे भाव में बैठा होता, अच्छे प्रभाव में होता, तो निस्संदेह बात अच्छी होती। पर चलो ये एक गनीमत वाली बात देख रहा हूं कि लग्न के अधिपति पे एक तो शुभ ग्रह की दृष्टि है कम से कम, और दशम स्थान में चंद्रमा और मंगल जो कि दोनों ही पापक हो रहे हैं। केंद्र में सारे ग्रह पापक हो रहे हैं, मंगल भी, चंद्रमा भी, राहु और केतु भी। तो केंद्र में पापक ग्रहों का परिणाम जब कमजोर हो जाता है, या केंद्र में भी गुरु की कहीं दृष्टि एकमात्र यहां पड़ी है जो कि शुक्र की राशि पे पड़ रही है, जो कि बहुत अच्छी राशि नहीं होती है गुरु के लिए। इस वजह से भी आपकी कुंडली में जो दशम स्थान पे गुरु का प्रभाव पड़ रहा है वो कमजोर सा बन रहा है। तो सफल होने के लिए मशक्कत बाकी है। और मैं समझता हूं कि सबसे पहले व्यक्ति को आत्मसात इस बात को करना होगा अपने जीवन में कि आप कितने कर्मठ होते हैं। ये कर्मठ बनाने के लिए हाजिर है। अब उठिए तो सही बिस्तर से। आगे पूछता हूं विष्णु लोक, ब्रह्म लोक या देवलोक या नरक कहां जाएंगे? एक बात बताता हूं, ये बात मैं नहीं जानता और मैं ये बता भी नहीं सकता, क्योंकि ये तो परिणति मेरी भी नहीं है। पर हाँ, आपकी कुंडली में लग्नेश 12 में, गुरु की दृष्टि, शुक्र, 3 पापक ग्रह और शुभ ग्रहों का प्रभाव। आपकी कुंडली में यहाँ पे 2 शुभ ग्रहों का प्रभाव, यहाँ का अधिपति इसे देख रहा है, तो ऐसी स्थिति में अच्छे ही होते हैं। और व्यक्ति के जीवन में, हालांकि आपकी कुंडली में कर्म वाला क्षेत्र कमजोर है, पर भाग्य वाला क्षेत्र मजबूत देख रहा हूं। इस वजह से आपकी कुंडली में स्थिति जो होती है वो खराब नहीं होती है। अष्टम के कारक जो होते हैं वो शनि होते हैं, मोक्ष भाव उसे भी कहा जाता है, और वहां पे विलीन होता है व्यक्ति। 12वें भाव से भी उसको और भी उत्तरोत्तर बल की प्राप्ति हो जाती है। अब बाहर निकलिए, शनि वहां बैठे हैं, गुरु का प्रभाव है। व्यक्ति जैसे जैसे जितना धार्मिक कृत्य करेगा, जितना ज्यादा धर्म के प्रति उसका रुझान बढ़ेगा, उतना ही वो जीतने के संपर्क में आता रहेगा। गीता जी का साधन करिए, जीवन में गीता जी को लाइए, अपने पाठ में भगवत पुराण का भागवत चर्चा किया करिए, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन अध्यापन करिए, बिस्तर के साथ उसको लगा करके रखिए, सोते समय गीता जी का अध्याय जरूर पढ़ करके सोइए। इससे आपके जीवन में जो कामुकता की प्रबलता है वो क्षीण होती जाएगी और आपका प्रभाव मजबूत होता जाएगा। आसपास कोई शिव जी का मंदिर है तो उसको जाकर के धो दिया करिए, अगर हो सके तो तांबे का नाग उनको एक बार जाकर के चढ़ा दीजिए, अर्पित कर दीजिए, इससे भी आपका बल बढ़ेगा।
इससे भी आपके सोचने और समझने की क्षमता में वृद्धि होगी, क्योंकि इस कुंडली को आवश्यकता हमें हमारे भगवान को मनाने की ही है, क्योंकि कुंडली रूठी हुई है, आधी तो कम से कम अवस्था रूठी है। आप जो चाहते थे, जैसे इन्होंने लिखा है कि इंजीनियरिंग करना चाहता था पर वो नहीं हुआ, और अब क्या करूं, तो आपकी कुंडली में अपना व्यवसाय करने का बहुत अच्छा योग है, आप खुद का व्यवसाय करिए, आपकी कुंडली में उसके योग बड़े अच्छे बने। डिप्रेशन में जाने का मूल कारण, क्योंकि जन्म कुंडली में चंद्रमा जो थे वो पापक थे, इस कारण से ऐसा होता है। व्यक्ति कई बार अपना समस्त जो प्रभाव है वो दूसरों के ऊपर न्यौछावर करता देखा जाता है, और वो अपना प्रभाव ही भूल जाता है। वही काम जब दूसरे के लिए करता है तो कई बार सफल हो जाए, पर जब वही काम खुद के लिए करता है तो असफल हो जाता है। लेकिन आप किसी दूसरे के यहां नौकरी करके भी शुरुआत कर सकते हैं, पर जन्मस्थान से दूर पश्चिम दिशा की तरफ बढ़िए, विदेश जाइए, बाहर जाने का जितना यत्न जुगत लगाना हो वो लगाइए। किसी ने इनको कहा है कि बार बार कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, उससे कुंडली की गति और उसकी वृद्धि क्षीण हो जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बार बार कुंडली नहीं दिखानी चाहिए, बार बार हथेली किसी को नहीं दिखानी चाहिए, बार बार अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखानी चाहिए। अलग बात है कि आपने पढ़ने का प्रयास किया कि मैं, लिखा है इन्होंने कि मुझे किसी पंडित जी ने कहा है कि बार बार कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने, अपनी कुंडली बार बार नहीं दिखानी चाहिए और अपनी हथेली भी बार बार किसी को नहीं दिखानी चाहिए, इससे दोनों में हास हो जाता है, नुकसान होता है। आपने लिखा है, आप बहुत बड़े ज्योतिषी हैं या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब फर्क पड़ के भी क्या होगा, बस मेरी समस्या का समाधान हो जाए। आपकी समस्या का समाधान मैं कैसे कर सकता हूं? मैं उस तरीके का ना तो ज्योतिषी हूं और ना खुद को बनाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने भी आज कर्म करके ही आप मेरे पास आए हैं, मैंने कुछ काम किए हैं तभी आप मेरे पास आए हैं। अगर मैं भी काम नहीं करता तो आप भी मेरे पास नहीं आते, उदाहरण तो सामने है। और एक बात बताऊं, दरअसल आप जितने भी कष्ट में होंगे मुझसे कम रहे होंगे, ये गारंटी देता हूं, गारंटी से बात करता हूं कि जितनी भी समस्या आपकी रही होगी ना, आप चाहे डिप्रेशन में रहे होंगे, आप चाहे आर्थिक समस्या तो आपके पास है ही नहीं, आर्थिक समस्या तो मैंने देखी है और वो अभी तक देखता हूं, अभी भी होती है। पर इसको दूर करने का एक सीधा सा सामान्य सा उपाय है कि आप अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ दीजिए, सारी समस्या खत्म। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक आपकी समस्या का अंत नहीं होगा, कोई ज्योतिषी नहीं कर सकता, पक्की बात है। जितने भी समस्याएं आपके पास होंगी मेरे से कम होंगी, मैंने किया है तभी तो आप मेरे पास आए हैं, अगर नहीं करता तो आप नहीं आते। आपके पास भी लोग आएंगे पर आपको करना होगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा, बस इतनी सी बात है। 12 साल से डिप्रेशन की दवा खा रहा हूं, बाप रे बाप। श्रीमान एक बात बताता हूं, ये चंद्रमा के कारण था, शिव जी की शरणागति धारण करिए ना, दवाई तुरंत छूट जाएगी। मैं कुछ उपाय आपको लिखूंगा, वो आप थोड़े से कर दीजिएगा। और एक बात बड़ी अद्भुत तरीके से बता दूं कि आपकी कुंडली में जब तक आप शिव जी की शरणागति नहीं धारण करेंगे तब तक आपका काम भी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं आपको जो उपाय भेजूंगा वो आपको करना ही होगा। आपकी कुंडली में अब ग्रह बल की बात करूं तो सूर्य बढ़िया, मंगल बढ़िया, शुक्र और शनि भी अच्छे हैं, ये दोनों ही स्थितियां बहुत अच्छी हैं। षडबल में चंद्रमा और बुध और गुरु, आपकी कुंडली में शुभ ग्रह को देखिए, बुध बुद्धिमत्ता का कारक और गुरु ज्ञान का कारक, और चंद्रमा कौन, आपका मन है, आपके इमोशन को कंट्रोल करने वाला ग्रह। ये तीनों ही आपके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर रहे हैं और दरअसल असली और नकली में आपको फर्क महसूस नहीं होने दे रहे हैं कि आप कौन सा क्षेत्र आपके लिए बेहतर होगा। अभी तक आपने ये दिमाग में जो है वो भौरा बना हुआ है, दिमाग उसमें भौरे की भांति जो है वो अकबकाहट लगी है। व्यक्ति करना बहुत सारा चाहता है पर वो शुरू कहां से करे ये पता नहीं चलता, और ये चीज आपको तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप मंदिर में नहीं जाएंगे। मंदिर में जाना ही होगा, उसके पास जाकर के अर्जी लगानी ही होगी। आपकी कुंडली में अगर ग्रह बल की बात करता हूं तो चंद्रमा और सूर्य दोनों 25-25% के परिणाम करेंगे, मंगल भी 25%, बुध और गुरु 100% परिणाम करेंगे। आपकी कुंडली में वो बलवान हो रहे हैं डिग्री में। शुक्र और शनि, आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो रहा है, इस वजह से उसके लिए आपको देवी कवच का पाठ करना चाहिए। अगर हो सके तो प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा, सूर्य को अर्घ जरूर दिया करिए और देवी दुर्गा के मंदिर का दर्शन किया करिए। अगर हो सके तो गणेश जी के मंत्रों का जप और गीता जी के अध्याय का पाठ, ये जरूर होना चाहिए। राहु और केतु आपकी कुंडली में आपकी दशाओं को कमजोर करने वाले हो रहे हैं, इस वजह से मैं समझता हूं कि व्यक्ति को हमेशा ही गणेश जी के मंत्रों का और गणेश जी के नाम स्मरण की स्तुति बढ़ानी चाहिए। आप अपनी कुंडली में जितना ज्यादा हो सके गणेश जी और दुर्गा जी की उपासना करिए, आपको बलवान मिल जाती है, स्तुतियां उससे प्राप्त हो जाती है। क्लियर है? तब तक के लिए
अब क्या बताऊं, ये आपकी कुंडली की चर्चा थी। पर इस कुंडली में सबसे अच्छी बात क्या है? इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है यहाँ पे सूर्य और बुध का बैठना। पर इस कुंडली की कमजोरी क्या है? गुरु का छठे में बैठना। इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी है चंद्रमा का जन्म कुंडली में पापग्रह बनना। जन्म कुंडली में दूसरी सबसे कमजोरी लग्नेश का 12 में जाना। पर इसको आप अच्छा कैसे मानेंगे, इसको अच्छा कैसे बनाएंगे? ये तो चलो एक अच्छी बात है या बुरी बात है कि लग्नेश हमारे 12 में गए हैं, पर इसको अच्छा करने का साधारण सा उपाय, आप अपने आप को बाहर ले जाइए, जितना ज्यादा दूर, अपने धन के बारे में, अपने स्टेट के बारे में, अपने पैसों के बारे में, अपने बजट के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करिए। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को संतुलित करिए, बोलिए कम। वक्ता बनने से ज्यादा बढ़िया है श्रोता अच्छे बन जाइए। जब तक श्रोता अच्छे नहीं बनेंगे तब तक वक्ता नहीं बन सकते। ज्ञान का पक्ष बढ़ाना होगा, आपको पुराणों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। दिन की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता या भागवत महापुराण से जरूर करिए। यश अब विष्णु पुराण, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी और आपके प्रभावों को बढ़ाने वाली होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।